औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My name is Zainul Abidin. Registration number 51. PCMLT 8th semester. Today the topic of my presentation is fish technique. आज हम फिश के बारे में डिस्कस करेंगे। फिश टेक्निक क्या चीज़ है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसके यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आउटलाइन है क्या क्या आज की प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फिश, उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ फिश, फिर हम डिस्कस करेंगे कि प्रोब क्या चीज़ है, हम प्रोब को किस तरह डिज़ाइन करते हैं, लेंथ ऑफ प्रोब क्या होनी चाहिए फिश टेक्निक के लिए, फिर डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोब्स, कितने किस्म के प्रोब्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं फिश टेक्निक के लिए। उसके बाद डिस्कस करेंगे जो स्टेप्स है, प्रोसीजर है फिश में, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फिश, फिश की टाइप्स कितनी है। उसके बाद एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ फिश के बारे में बात करेंगे। एंड पे हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि फिश क्या चीज़ है, तो फिश टेक्निक क्या है। सबसे पहले फिश से बनता क्या है, FISH, फिश से बनता क्या है। फिश स्टैंड फॉर फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम इसके नाम को देखें, इसको समझने की कोशिश करें तो हमारे लिए आसान हो जाए। फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस क्या चीज़ होती है। फ्लोरेसेंस मीन शाइनिंग, शाइनिंग और लाइट। इन सीटू मीन in its original place, within its original place. Hybridization means attachment of two things. ये दो चीज़ों का मिलना, आपस में अटैच होना। फिश क्या है। फिश is a cytogenetic technique to determine chromosomal abnormalities or specific genetic locus. For example, deletion, duplication, insertion. फिश क्या चीज़ है, एक साइटोजेनेटिक टेक्निक है। साइटो मीन्स सेल, जेनेटिक्स मीन्स जीन, DNA, RNA एक्सेट्रा, और इसमें जो एबनॉर्मेलिटीज वगैरह उनके बारे में स्टडी करेंगे, जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में स्टडी करते हैं उसको साइटोजेनेटिक्स। कैसा टेक्निक है, ऐसा टेक्निक है जिससे हम क्या कर सकते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, यानी क्रोमोसोम में कोई मसला आ गया, कोई डिलीशन हो गई, इंसर्शन हो गई, डुप्लीकेशन, कोई म्यूटेशन आ गई, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। या कोई भी जीन है, उसको हम जो है ना, उसका हमें पता मतलब मालूम करना चाहते हैं कि जीन कहाँ पे पाया जाता है, तो उसको हम फिश टेक्निक के जरिए लोकेट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिश। प्रिंसिपल क्या है, कौन सा उसूल है जिसके तहत फिश काम करता है। फिश, it uses a fluorescent probe that binds to only particular parts of nucleic acid with a high degree of sequence complementarity. कंप्लीमेंटेरिटी को सबसे पहले कंप्लीमेंटेरिटी को समझते हैं। कंप्लीमेंटेरिटी क्या चीज़ है। कंप्लीमेंटेरिटी है जिस तरह DNA में या RNA में जिस तरह DNA में एडेनिन जो है वो बाइंड करता है थायमिन के साथ,
साइटोसिन जो है वो बाइंड करता है, हमेशा के लिए वो बाइंड करेगा किसके साथ, गवानीन के साथ। यही कम्प्लीमेंटेरिटी है। ये क्या करता है, हमारे पास फ्लोरेसेंट प्रोब यूज करता है। प्रोब कोई भी चीज जो डिटेक्शन के लिए आप यूज करते हैं उसको प्रोब कहा जाता है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इट यूज अ फ्लोरेसेंट प्रोब। फ्लोरेसेंट मीन जो शाइनिंग करेगा, उस प्रोब को यूज करता है जो कि कोई खास लोकेशन पे न्यूक्लिक एसिड के खास लोकेशन पे बाइंड करेगा। द हाई डिग्री ऑफ कम्प्लीमेंटेरिटी, मतलब अगर डीएनए का सीक्वेंस है ATGC, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोब का जो मतलब प्रोब जो बनाएंगे वो किस तरह होगा, वो होगा एडेनिन के सामने क्या होगा, थायमीन के उसके साथ बाइंड करेंगे। थायमीन के सामने एडेनिन होगा और साइटोसिन के सामने क्या होगा, गवानीन होगा। मतलब ये हमेशा के लिए इसी के साथ बॉन्डिंग करेंगे। आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये साइड पे हमारे पास क्या है कि प्रोब को किस तरह डिजाइन करते हैं। बाकी इसमें जो है हमारे पास स्टेप्स इन्वॉल्व है। अब ये प्रोब जो हमने बनाया होगा प्रोब, और ये जो इसका सीक्वेंस होगा डीएनए का सीक्वेंस, ये आपस में क्या होंगे, कम्प्लीमेंट्री होंगे। मतलब अगर इधर एडेनिन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, थायमीन, वो थायमीन के साथ बाइंड करेगा। इसको बोलते हैं कम्प्लीमेंटेरिटी, सीक्वेंस कम्प्लीमेंटेरिटी। प्रोब क्या चीज़ है, व्हाट इज प्रोब? प्रोब एनीथिंग विच इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ समथिंग, इसको इज नोन एज प्रोब। कोई भी चीज़ हो जिसको आप डिटेक्शन के लिए यूज़ करें, ये डीएनए का मॉलिक्यूल हो सकता है, आरएनए का मॉलिक्यूल हो सकता है। अगर हम पीएच मीटर को देखें तो वहाँ पे प्रोब यूज़ होते हैं जो हमारे पास क्या करे, सोल्यूशन का पीएच मालूम करने के लिए। तो कोई भी चीज़ हो जो हम उसके लिए क्या डिटेक्शन के लिए यूज़ करें तो उसको प्रोब कहा जाएगा। अब जो है हमारे पास फिश टेक्निक में हम जो प्रोब यूज़ करते हैं, फिश टेक्निक में हम जो प्रोब यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास डीएनए हो सकते हैं और डीएनए या आरएनए सीक्वेंसेस हो सकते हैं। मगर ये होने कैसे चाहिए, हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड होने चाहिए। सिंगल स्टैंडर्ड होंगे तो ये मतलब हम जो डीएनए जिस डीएनए में हम चेकिंग करना चाहते हैं या फाइंड आउट करना चाहते हैं ना, आइडेंटिफिकेशन या डिटर्मिनेशन करना चाहते हैं एबनॉर्मेलिटीज वगैरह, तो उसको हम डीनेचर करेंगे। और जो प्रोब होगा अगर डबल स्टैंडर्ड हो तो उसको हम डीनेचर करेंगे, तब ही ये आपस में बाइंड हो पाएंगे। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंगल स्टैंडर्ड। मतलब ये क्या होना चाहिए, सिंगल स्टैंडर्ड होना चाहिए। हम प्रोब को डिजाइन किस तरह करते हैं, सबसे पहली चीज इसमें आ जाती है कि आपने जिस डीएनए के बारे में स्टडी करनी है उसका सीक्वेंस आपको नोन होना चाहिए। उसी के हिसाब से आप क्या करेंगे, प्रोब डिजाइन करेंगे। हम लेंगे जीन नोन सीक्वेंस, जीन का कोई जीन होगा जिसका हमें सीक्वेंस नोन होगा, उसको हम लेंगे, उसको डीएनए की मदद से हम रैंडम कट लगाएंगे। उसके बाद उसमें हम जो है ना थर्ड स्टेप क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे इसमें मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स। जो जगह यहाँ से न्यूक्लियोटाइड जो रिलीज हो गए होंगे वहाँ पे हमारे पास मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। फिर ये हमारे पास क्या होगा, जीन तो डबल स्टैंडर्ड होता है, तो उसको हमने क्या करना होगा, डीनेचर करना होगा। इस्तेमाल से पहले मतलब हाइब्रिडाइजेशन से पहले हमने क्या करना होगा, इसको डीनेचर करना। जब सिंगल स्टैंडर्ड बनेगा तभी हमारे पास डीएनए पे बनेगा। इसके बाद बात आ जाती है कि प्रोब, हमने जैसे पहले पढ़ा ना कि हम डीएनए जो प्रोब हम यूज करते हैं वो हमारे पास क्या होने चाहिए, या डीएनए मॉलिक्यूल होगा या आरएनए मॉलिक्यूल होगा। तो अब वैसे तो नहीं है ना कि आप अब डीएनए मॉलिक्यूल के अपने एक लेंथ होगा ना, 200 न्यूक्लियोटाइड, 300 न्यूक्लियोटाइड, 400, 500। तो जो ऑप्टिमल प्रोब साइज है, जो लेंथ है, जो प्रोब की ना फिश के लिए, वो हमारे पास क्या है, 200 से लेकर 300 न्यूक्लियोटाइड्स है, 200 से लेकर 300 न्यूक्लियोटाइड्स। However, probes may be as small as 20 to 40 nucleotides or as large as 100,000 nucleotides. प्रोब्स हमारे पास छोटे से छोटा भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप किस चीज़ के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके मुताबिक आप जो है प्रोब डिज़ाइन करेंगे।
तब 20 से 40 न्यूक्लियोटाइड भी हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 न्यूक्लियोटाइड भी हो सकता है। जितना प्रोब इंक्रीज होगा उसके साथ स्पेसिफिसिटी इंक्रीज होगी, मतलब प्रोब का लेंथ जब इंक्रीज होगा तो एक खास जगह पे बाइंड करेगा, और अगर प्रोब का लेंथ छोटा होगा तो फिर उसकी स्पेसिफिसिटी कम हो जाएगी, मतलब वो कहीं पे भी बाइंड कर सकता है। अगर बहुत बड़ा जो है प्रोब का लेंथ बहुत ज़्यादा होगा तो उसके बाइंडिंग में प्रॉब्लम होगी, अगर बहुत छोटा होगा तो हर जगह पे बाइंड करेगा। इसलिए हमें जो प्रोब बनाना होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास उसका ऑप्टिमल साइज क्या होना चाहिए, वो 200 से लेकर 300 न्यूक्लियोटाइड्स होना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोब्स, मतलब प्रोब्स के किस मतलब कितने किस्म के जो है हम फिश में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला जो है हमारे पास लोकस प्रोब, इसके नाम से जाहिर है लोकस, लोकस मानिए स्पेसिफिक रीजन पे सिर्फ बाइंड करेगा, स्पेसिफिक एक खास रीजन के लिए हम इसको यूज करेंगे। दूसरे नंबर पे है सेंट्रोमेयर प्रोब। सेंट्रोमेयर प्रोब ये हमारे पास क्या है, जनरेटेड फ्रॉम रिपीटेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट इन द सेंट्रोमेयर। किस चीज से बना है, सेंट्रोमेयर में रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होंगे, उसी से बना है। और ये हमारे पास यूज कहाँ पे होगा, हम सेंट्रोमेयर के लिए ही इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम सेंट्रोमेयर पे स्टडी करनी है या उसको विजुअलाइज करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सेंट्रोमेयर प्रोब। होल क्रोमोसोम प्रोब्स, होल क्रोमोसोम प्रोब्स क्या देंगे, उसके नाम से जाहिर है होल क्रोमोसोम, यानी पूरे क्रोमोसोम के लिए। अगर हम पूरे क्रोमोसोम को विजुअलाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम होल क्रोमोसोम प्रोब यूज करेंगे। हमारे पास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोब्स दैट बाइंड टू होल लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, मतलब जो क्रोमोसोम का जितना लेंथ होता है उस तमाम के साथ ये क्या करेगा, बाइंड करेगा, उसको विजुअलाइजेशन में हेल्प करेगा। इसके बाद है टेलोमेयर प्रोब। टेलोमेयर इसके नाम से जाहिर है, टेलोमेयर जो है हमारे पास क्रोमोसोम का जो एंड पे जो रीजन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, टेलोमेयर। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक फॉर एग्जाम्पल क्रोमोसोम हो गया, ये वाला जो रीजन होगा ये, इसको क्या बोलेंगे, ये हमारे पास टेलोमेयर है। अब हम अगर टेलोमेयर को विजुअलाइज करना चाहते हैं तो हम कौन से प्रोब यूज करेंगे, टेलोमेयर प्रोब। ये क्या है, स्पेसिफिक फॉर टेलोमेयर्स। इसके बाद हमारे पास स्टेप्स आ जाते हैं। सबसे पहले आपने क्या कर लेना है कि आपको इसका सीक्वेंस नोन होना चाहिए, और जो हमने मतलब इसके लिए फिर हमने प्रोब डिजाइन करना। जब ये आपने सब कुछ कर लिया, सबसे पहले हमारे पास स्टेप इसमें आ जाता है टिश्यू फिक्सेशन। आपने जो टिश्यू लिया है उसको अपने फॉर्मल्डिहाइड के साथ स्लाइड पे फिक्स कर देना है। उसके बाद आ जाएगा आपका प्रोब भी आपके पास तैयार है, डीएनए भी आपका फिक्स हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, डीनेचरेशन करनी है। प्रोब की भी डीनेचरेशन कर देनी है, डीएनए की भी। अगर ये डीनेचर नहीं होंगे तो फिर ये जो है आपस में बाइंड ही नहीं हो पाएंगे, बाइंड नहीं हो पाएंगे तो हमें विजुअलाइज कैसे होगा। तो आपने डीएनए को भी डीनेचर कर देना है 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और जो प्रोब है उसको भी डीनेचर कर देना है 75 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका टेम्परेचर कम इसलिए है क्योंकि हम सेल के अंदर देखना चाहते हैं, इसलिए हम इसको डीनेचरेशन का टेम्परेचर जो है कम दे रहे हैं। और ये तो ऑलरेडी हम प्रिपेयर करेंगे तो इसमें डीनेचरेशन का टेम्परेचर ज़्यादा है। इसके बाद हमने क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन। जैसे हमने स्टार्ट में डिस्कस कर लिया, हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है, दो चीज़ों का मिलना, आपस में बॉन्ड बनाना, उसको क्या अटैच होना, उसको बोलते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इसका तीसरा स्टेप है। जब ये हाइब्रिडाइजेशन हो गई तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होंगे जो हमारे पास बाइंड नहीं होंगे। जो बाइंड नहीं होंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, वॉशिंग। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, वॉशिंग हो जाएगी। वॉशिंग के बाद जो प्रोब बाइंड अटैच नहीं होंगे वो प्रोब हमारे पास क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद हम करेंगे एडिशन ऑफ एंटीबॉडीज। ये जो हमारे पास प्रोब बने होंगे उस पे हमारे पास जो होंगे कुछ कंपाउंड्स अटैच होंगे, जो मैं विजुअलाइजेशन खुद तो नहीं विजुअलाइज करेंगे, लेकिन हम कुछ इस तरह चीज़ें डालेंगे जो इसके साथ बाइंड हो जाएंगे। उसके बाद हमें फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो विजुअलाइजेशन होगी, हमें शाइनिंग नजर आएगी। तो हमने जो प्रोब हमने बनाया था उसमें हमने
कंपाउंड्स के साथ या तो हम बायोटिन डालेंगे या डायजोक्सिजानिन डालेंगे। अगर हमने बायोटिन डाल दिया तो हम इसके लिए एंटीबॉडीज डालेंगे जिसको बोलते हैं एवेडिन। एवेडिन जो है वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बायोटिन के साथ बाइंड करेगा, और जो वो है डाइजोक्सिजेनिन है उसके लिए हम क्या कौन सी एंटीबॉडी डालेंगे, एंटी डाइजोक्सिजेनिन। वो एंटीबॉडी इसके साथ बाइंड हो जाएगी प्रोब के साथ। उसके बाद जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी करेंगे, तभी हमें विजुअलाइजेशन होगी, हमें पता चलेगा। ये फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप का रिजल्ट है, जिस तरह मतलब फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में हमें किस तरह नजर आएंगे। ये येलो कलर आप देख सकते हैं, येलो कलर यहाँ के लिए आपने प्रोब डिजाइन किया है, तो ये हमारे पास क्या होगा, विजुअलाइज होगा। अभी हमें कोई भी फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम, हमने जो है क्रोमोसोम में चेक करना है क्या ये सीक्वेंस इसमें प्रेजेंट है, या हमने कोई जीन इसका लोकेट करना है, तो किस तरह होगा, एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है, हमने जो है इस इस रीजन को हमने क्या करना है, विजुअलाइज करना है। तो हम इस रीजन के लिए हम क्या करेंगे, प्रोब डिजाइन करेंगे। तो अगर ये मतलब ये जीन इस लोकेशन पे पाया जाए, मतलब अगर ये प्रेजेंट हो, तो हमें इस तरह जो क्या होगा, अपीयर होगा, इस तरह विजुअलाइज होगा। जहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जीन है, तो आप इसको लोकेट कर सकते हैं। अगर ये जीन ना होता, तो हमारे पास अगर ये जीन यहाँ पे ना होता, कहीं और प्रेजेंट होता, तो शाइनिंग कहीं और होती। अगर बिल्कुल ही ना होता तो बिल्कुल शाइनिंग ही नहीं होती। हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फिश। फिश हमारे पास दो टाइप्स के, डायरेक्ट फिश है, एक इनडायरेक्ट फिश। डायरेक्ट फिश क्या होता है, डायरेक्ट फिश में हम जो प्रोब डिजाइन करते हैं उसके साथ फ्लोरोफोर अटैच होता है। फ्लोरोफोर में जो कलर जो है वो प्रोड्यूस करेगा, जो शाइनिंग हमें डायरेक्टली देगा, हमें उसमें दूसरे कोई कंपाउंड एंटीबॉडीज वगैरह ऐड नहीं करनी पड़ेगी। तो जो इनडायरेक्ट फिश है उसमें क्या होगा कि प्रोब को हम जिस तरह हमने पहले डिस्कस कर लिया, प्रोब को हमने अटैच किया, इसके साथ बायोटिन और डाइजोक्सिजानिन के साथ हमने अटैच कर दिया, जो मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड है उसके साथ ही अटैच थे। उसके बाद हमने फ्लोरेसेंट लेबल्ड एंटीबॉडी सच इज एवेडिन और एंटी डाइजोक्सिजानिन हमने वो डाल दिया इसमें। तो वो जो है ये एंटी डाइजोक्सिजानिन डाइजोक्सिजानिन के साथ बाइंड हो गया, एवेडिन जो होगा वो बायोटिन के साथ बाइंड करेगा। ये जब बाइंड करेंगे तब हम फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी करेंगे, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी करेंगे तभी हमें विजुअलाइज होगा। लेकिन जबकि डायरेक्ट फिश में क्या होगा कि हमने प्रोब ऑलरेडी प्रोब के साथ ही फ्लोरोफोर अटैच है, फ्लोरोफोर मनी जो शाइनिंग देगा कोई भी कंपाउंड, फ्लोरोफोर प्रोब के साथ अटैच है, उसमें हमें कोई एंटीबॉडीज डालने की जरूरत नहीं है। और डायरेक्टली हम माइक्रोस्कोपी करेंगे तो हमें विजुअलाइज हो जाएगा, हमें शाइनिंग नजर आएगी। अब इन दोनों में बेस्ट कौन सा है, तो बेस्ट वाला जो है हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट फिश। इनडायरेक्ट ये क्या है, हमारे पास मोर प्रेफर्ड है, एंड मोर मोर जो है हमारे पास स्पेसिफिक है, और ये हमारे पास जो रिजल्ट इसका होता है वो भी अच्छा अच्छा होता है, रिजल्ट इसका बेस्ट होता है। अब हम एप्लीकेशन के बारे में देखें, हम फिश को यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहला है जीन मैपिंग। जीन मैपिंग से क्या मुराद है, मतलब आप देखते हैं क्रोमोसोम पे कौन सा जीन कहाँ पे पाया जाता है, इसको क्या बोलेंगे, जीन मैपिंग बोलेंगे। प्रीनेटल डायग्नोसिस मतलब बर्थ से पहले जो डायग्नोसिस होती है, तो उसका जीन वगैरह डीएनए में कोई म्यूटेशन म्यूटेशन वगैरह वो आप चेक कर सकते हैं। कैंसर की डायग्नोसिस के लिए हम यूज कर सकते हैं। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज वजह से एडिशन इंजर्शन, मतलब अगर क्रोमोसोम किसी क्रोमोसोम की एडिशन हुई हो या कोई रीजन डिलीट हुआ हो, हम चेक कर सकते हैं। जेनेटिक बर्थ डिफेक्ट्स मतलब पैदाइशी जो जेनेटिक मसाइल होते हैं, वो कोई मेंटल रिटार्डेशन वगैरह, उनको क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मॉनिटरिंग द सक्सेस ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, आपने बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया, अब आप चेक करते हैं क्या ये आया ट्रांसप्लांटेशन कामयाब है नहीं है, तो उसके लिए हम फिश टेक्निक को यूज कर सकते हैं। और हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फिश। क्या
क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो सबसे पहला फ़ायदा ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, रैपिड है, क्विक है, जल्दी हमें रिजल्ट देता है। हाईली सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक, मतलब हाईली सेंसिटिव है, मतलब थोड़ी सी भी एबनॉर्मलिटी तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक मानी उसी खास रीजन के बारे में हमें बताते हैं। तीसरा जो इसका फ़ायदा है, एडवांटेज है, वो क्या है, ऑटोमेटेड। टेक्निक क्या है, ऑटोमेटेड है। डिसएडवांटेज क्या है, डिटेक्ट फ्यू नंबर ऑफ एबनॉर्मलिटीज, मतलब कुछ ही एबनॉर्मलिटीज को डिटेक्ट करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एबनॉर्मलिटीज को ये डिटेक्ट नहीं कर सकता। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, ये हाईली सेंसिटिव फॉर ट्राइसोमी, मतलब सिर्फ ट्राइसोमी के लिए ही हमारे पास ये हाईली सेंसिटिव है, बाकी के लिए थोड़े से मसले मसले खास कर सकते हैं। तीसरा डिसएडवांटेज इसका है कि हमें फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप आपके पास नहीं है तो ये टेक्निक जो है ये फिर किसी काम की नहीं है। यही फाइनल आपने जो चेक करना होगा, अपने जो शाइनिंग चेक करनी होगी वो अपने फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में चेक करनी है। आज के लिए बस इतना ही। होप आप थोड़ा बहुत समझ आया होगा। थैंक यू।